डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको 1.5 साल पहले घटी एक बेहद डरावनी घटना की जानकारी देना चाहूँगा। मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ। इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और उस समय मैं 12वीं में पढ़ा करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी कॉलोनी में बहुत मस्ती करता। मेरे 3 और दोस्त हैं। मेरा नाम है रोहित, मेरे एक दोस्त का नाम है राजेश, एक का नाम है राज और एक का नाम है रमेश, यानी कि चारों आर नाम वाले। लेकिन फिर भी हमारे इस ग्रुप को RRR कहा जाता है। आप कहेंगे क्या ये एक फिल्म की कहानी है? जी नहीं, ये हमारी कहानी है और हमें गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। दोस्तों में गेम की लत होती है और हम चारों को लत थी PUBG खेलने की, और ऐसी लत पड़ गई थी हम तो अपना एक स्क्वाड बनाकर PUBG खेला करते थे। लेकिन कहते हैं जब सृष्टि इस तरह से चल रही हो कि बहाव उल्टा पड़ जाए, यानी कि हमें पढ़ना चाहिए था और हम गेम्स खेलने में लग गए, तब प्रलय आई। वो प्रलय थी सरकार द्वारा PUBG को बैन कर दिया जाना। और इस प्रलय में हमें अंधेरा दिखने लगा था। हर रोज़ कितने मज़े से हम PUBG खेला करते थे। अब PUBG खेलने को मिल नहीं रही थी और हम बहुत ज़्यादा उदास रहते। उस समय हमने कई नए नए दोस्त बनाए थे। देश और दुनिया के कई लोग गेम में आपसे बात किया करते और हम चारों स्क्वाड में होते, बहुत अच्छा खेलते। हम तो बड़े गेमर बनना चाहते थे, लेकिन जब गेम ही बैन हो गई तो हम गेमर कैसे बनते? हमने हाथ आजमाया और कई गेम्स में, लेकिन हमें और गेम्स खेलनी नहीं आती थी। ज़्यादातर मज़ा तो इसी में आता था, बिल्कुल असली जैसी दुनिया। हम तो चारों ये बात किया करते, काश कोई ऐसा शहर हो जो बिल्कुल PUBG जैसा हो। लेकिन इसके बाद PUBG दोबारा भारत में वापस नहीं आ पाई। वापस आई तो BGMI, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। और जिन लोगों को लगता है कि PUBG अलग है और BGMI अलग है, उनको बस मैं एक कहावत याद दिलाना चाहूँगा। पहले कहा करते थे ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, उसी तरह BGMI ही PUBG है। और हमारी आंखों के सामने नई दुनिया दिखना शुरू हो गई थी। हमें लगने लगा था जैसे हमारी ज़िंदगी दोबारा से हमारे हाथों में वापस आ गई है। भले ही जब से गेम बैन हुई थी हमारे नंबर अच्छे आने लगे थे, लेकिन पहले भी तो ठीक ठाक आते थे। गेम खेलने में जो मज़ा आता है, ज़्यादा नंबर लेने में नहीं आता। घर वालों से थोड़ी सी गालियाँ खा लो, थोड़ी सी पिटाई खा लो, लेकिन गेम खेलने में वो मज़ा है, वो हम छोड़ नहीं सकते थे। अब गेम वापस आ गई थी। हमने सोचा था यूट्यूब चैनल बनाएंगे। हम इतना अच्छा तो खेलते हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता, और चैनल बनाकर हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे, बड़े बड़े इवेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर जीत कर आएंगे। लेकिन जीतने की इच्छा आँखों में रह गई थी। हमारे पेरेंट्स हमें गेम खेलने नहीं देते थे। उनका कहना था कि गेम खेल खेल कर हम इस तरह से निकम्मे रह जाएंगे, काम कुछ भविष्य में कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने तरकीब लगाई, जैसे ही हम स्कूल से वापस आया करेंगे, हम निकल लिया करेंगे कहीं इकट्ठे होकर, गार्डन में बैठकर PUBG खेला करेंगे। अरे माफ़ कीजिए, BGMI कहा ना मैंने, शक्तिमान ही गंगाधर है, और यहाँ भी वैसा ही है। हम पार्क में बैठ जाते और BGMI खेलने लगते। मुझे बहुत ज़्यादा चस्का था और मेरे दोस्तों को भी। हमने अपने स्क्वाड का नाम RRR रखा था। अब आप कहेंगे कि हम तो 4 दोस्त हैं तो 4 R होनी चाहिए ना, आखिर चौथी R साइलेंट क्यों है? क्योंकि हमारा दोस्त भी साइलेंट है, रमेश। वो कुछ बोल नहीं पाता, बचपन से ही गूंगा है, इसीलिए हमने उसकी R को साइलेंट रखा है, बिल्कुल उसी की तरह। 1.5 साल पहले BGMI हम खेला करते थे
और हमने गार्डन में खेल खेल कर इतना उत्पात मचा दिया था कि वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था हमें भगा दिया करता कि ये तो निकम्मे आ गए गेम खेलने के लिए, घर में कोई इन्हें बर्दाश्त नहीं करता। इसके बाद हमें एक नई जगह ढूंढनी थी जहाँ बैठकर हम BGMI खेल पाते। तो हमने एक पुराना खंडहर मंदिर ढूंढ लिया जो शहर से बिल्कुल बाहरी तरफ था। यहाँ खुदाई में ये मंदिर के कुछ अवशेष निकले थे और कहा जाता था कि रात को यहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। लोगों को अजीब अजीब सा एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे वो पुराने समय में चले गए हों। इस जगह में भ्रम पैदा होते हैं। हमें क्या करना, हम कौन सा रात को गेम खेलने वाले हैं, भूत तो रात को दिखते हैं ना। हम तो दोपहर से शाम तक गेम खेलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। हम ये सोचकर अब दोपहर को वहाँ गेम खेलने के लिए गए थे। हम इस बार एक बड़ी टीम के साथ कस्टम बनाकर खेलने वाले थे। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगना शुरू हो गया होगा क्योंकि इस गेम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने गेम नहीं खेली है उन्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने गेम खेली है उन्हें आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं उस भाषा में बताना चाहूँगा जिन्होंने गेम कभी नहीं खेली वो भी ये कहानी समझ पाए। अब हम सीधा उस खंडहर में पहुंच गए थे। दोपहर का वक्त था और बादल घिरे हुए थे। आखिर अब गर्मी भी नहीं लगेगी। एक पेड़ के नीचे हम बैठ गए थे और चारों तरफ बिल्कुल वीरान सा था। आसपास जंगली इलाका था और यहाँ पर कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। हम कौन सा किसी लड़की के साथ हैं जो हमें कोई पकड़ने आ जाएगा। अगर किसी ने हमें यहाँ बैठे देख भी लिया तो हम तो दूर दूर बैठे हुए हैं ना, कह देंगे गेम खेल रहे थे, फिर सब सच समझ जाएंगे। ये बादल अजीब सा एहसास दिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह में एक अलग सा अनुभव होने वाला है। ये प्राचीन मंदिर था और यहाँ पर कोई भी प्रतिमा नहीं मिली है और इस मंदिर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अजीब है। यहाँ पर दीवारों पर कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं जो किसी भगवानों की नहीं, शैतानों की थी। इसे भ्रम वाली जगह कहा जाता है क्योंकि भूत नज़र आते हैं, लेकिन जब PUBG में हमारा दिमाग चला जाए ना उसके बाद बाहरी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं पड़ता। हमने गेम खेलनी शुरू कर दी। हमने कस्टम रूम बनाया था जिसमें जीतने वाले को 3000 रुपये मिलते। इस तरह हम गेम में घुस चुके थे। RRR जीतने के लिए आ रही थी जिसमें एक R साइलेंट है। जैसे ही हमने गेम स्टार्ट की मुझे ऐसा लगने लगा आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, बिल्कुल कुछ दिखाई सा नहीं दे रहा था। शायद आज मैंने कम पानी पिया है इसलिए घबराहट हो रही है। तभी राज कहने लगा था मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, और कुछ ऐसा ही राजेश कहने लगा था, लेकिन रमेश की आवाज़ ये बता रही थी गड़बड़ उसके साथ भी कुछ हुई है। इस तरह अचानक आंखों के सामने रोशनी आने लगी और जो सामने नजर आया था ये सच नहीं हो सकता। हम गेम में घुस चुके थे और गेम शुरू होने में 60 सेकंड बचे थे। आंखों के सामने टाइमर चल रहा था और कहा जा रहा था इस गेम को सीरियस मत लिया जाए, ये एक सिमुलेशन वाली गेम है। तभी मेरे सामने मुझे एक लड़की नजर आई। वो भागती हुई मेरे करीब आई मेरे कपड़ों को देखकर। उसकी आवाज़ राज जैसी थी। यार मैं यहाँ कैसे आ गया? सब कुछ असली जैसा लग रहा है। तू मेरी बात सुन सकता है? मैंने कहा मैं सुन सकता हूँ, मैं भी यहीं पर हूँ। हम तो उस मंदिर में थे ना, अब यहाँ कैसे आ गए? तभी राजेश भी पास में भाग कर आया। उसने भी लड़की के वो कपड़े पहन रखे थे। अब गेम में वैसे कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर मुझे उसका चेहरा दिखने लगा था उसमें। वो भी भागता हुआ आया। हम गेम के अंदर आ गए हैं, लगता है हम गेम के अंदर आ गए। ये जगह भूतिया है मुझे लगती थी। चलो सब गेम को बंद करो, लॉबी में चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जैसे गेम में घुसे हैं वैसे ही गेम से बाहर निकलेंगे ना। दूर खड़ा वो रमेश जैसे बार बार छलांगे लगाए जा रहा था। उसे ये नहीं पता ये झूठ नहीं सच है। वो बंदरों जैसी हरकतें कर रहा था और हम भागकर उसके पास गए, उसे पकड़ा और वो भी कहे जा रहा था सब कुछ उसे यही दिख रहा है, इशारों में कहा था उसने। तभी अनाउंसमेंट हुई, यहाँ जो भी असली खिलाड़ी आए हैं अगर उनकी मौत होती है तो असल में वो मारे जाएंगे। इस गेम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जिंदा बचकर गेम को जीतना। हारे हुए को मौत मिलेगी। इस बात ने हमारे पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी।
हम एक भविष्य की गेम में थे, लेकिन भ्रम इतिहास की उस शक्ति का था। तभी हम प्लेन में पहुंच गए। इस गेम में पहले 60 सेकंड एक अलग सा आइलैंड दिखाया जाता है, वहां पर हम उछल कूद कर सकते हैं। फिर हम जहाज़ में बैठ जाते हैं और उस जहाज़ से एक बड़े से मैप में हमें गिरा दिया जाता है। पैराशूट से हम उतरते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं। वहाँ धीरे धीरे समय कम होता जाता है, इसलिए सर्कल भी छोटा होता जाता है, यानी कि एरिया छोटा होता जाएगा। उसमें रहकर जो भी अंत में बचेगा वो विजेता होगा। और जैसे ही हम प्लेन में बैठे थे, लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। आजा पचिंकी, आजा आजा नोवो, आजा नोवो, आजा। और ये आवाज़ें सुनकर ऐसा लगा असली खिलाड़ी भी इसमें हैं और हमें उन्हें बताना चाहिए हम गेम में फंस चुके हैं। मैंने वहीं पर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, हम गेम में फंस गए हैं, कोई हमें मत मारना, देखो कोई मत मारना, हम असल में मारे जाएंगे। और सामने से जितनी गालियां पड़ी ना, मैंने वो हेडफोन ही एक तरह से आवाज़ कम कर दी थी उनकी। इसके बाद हम एक दूसरे से कहे जा रहे कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है। अमूमन हम पोचिंकी में उतरा करते थे। अब पोचिंकी को आप समझ सकते हैं, पूरे के पूरे इलाके का बीच वाला हिस्सा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा लफड़ा होता है। जो भी बहुत बहादुर बनने की कोशिश करता है यहीं पर उतरता है और 5 मिनट में बहादुरी निकल जाती है। यहाँ कम से कम 20 से 25 लोग उतरते हैं और मैंने आपको गलती से बताया नहीं, इस गेम में 100 लोग होते हैं और अंतिम बचने वाला विजेता होता है। 4-4 का स्क्वाड बना होता है और 20 से 25 लोग अगर पोचिंकी में उतरेंगे तो आपको क्या लगता है बच पाएंगे? यहाँ भगदड़ मचती है, जल्दबाजी में सब मारे जाते हैं, इसलिए पोचिंकी में उतरना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमें एक ऐसे इलाके में उतरना होगा जो बिल्कुल एक कोने में हो। हम कभी भी ऐसे इलाके में नहीं उतरे थे जहाँ घर कम हो, लेकिन यहाँ जिंदगी का सवाल था, इसलिए हमें एक ऐसी जगह पर पहुँचना था जो किसी की नज़रों में ना आए। हम उस सर्कल को छोटा होते हुए देखेंगे, धीरे धीरे एरिया छोटा होगा, हम किनारे पर रहेंगे, सांप बनकर रेंगते रहेंगे, घास में दिखेंगे किसी को नहीं। हम चारों ने डिसीजन लिया कि हम चलेंगे झरखी की ओर। अब झरखी बिल्कुल कोने का हिस्सा था। यहाँ घर तो काफ़ी थे, लेकिन कोई भी यहाँ जाना नहीं चाहता था। यह बेइज्जती का घर था। यहाँ पर दूर दूर घर हैं। दूरी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से वापस सर्कल में आने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन वहाँ भीड़ नहीं होती और जो लोग समझदारी से खेलना चाहते हैं ऐसे कोनों में पहुँचते हैं शुरुआत में। हम चारों पहले वहाँ उतरे थे और वहाँ उतरते ही 2 पैराशूट नज़र आए, यानी कि 2 लोग यहाँ पर हैं। अब उनके तो सिर्फ कैरेक्टर मारे जाएंगे, हमारी तो ज़िंदगी निकल जाएगी ना। जल्दी जल्दी हम लूटने लगे थे उन घरों में सामान को। वहाँ सबसे पहले वो रक्षा कवच पहनना था, यानी कि वेस्ट। फिर हेलमेट ढूंढने लगे। हमें चाहिए था लोहे का हेलमेट, लेकिन वहाँ पर स्कूटर वाला हेलमेट मिल रहा था। चलो कोई बात नहीं, सस्ता हेलमेट ही पहन लो। हेलमेट हमने पहन लिया। हथियार छोटे मोटे मिल रहे थे। मेरे हाथ में तो पिस्टल ही आए जा रही थी और पिस्टल से किसी को मारना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें बड़ी बंदूक चाहिए थी, यानी कि मशीन गन, और M4 मेरी फेवरेट है। आपको बता दूं, M4 बहुत अच्छी गन है। उसमें गोलियां भी अच्छी वाली पड़ती हैं जो सबसे ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन मैं ऐसी गन को कब ढूंढता? पास से पैरों की आवाज़ आने लगी। मैं मैप पर देख पा रहा था कदमों की आवाज़ें। हम इस गेम में ज़रूर थे, लेकिन आँखों के सामने मैप भी नज़र आ रहा था। बैग में क्या क्या है वो भी सामने से देखा जा सकता था, जबकि बैग तो पीठ पीछे टंगा था। मेरे साथी मुझको कहे जा रहे थे पिस्तौलें मिल रही हैं, पिस्तौलें, मशीन गन नहीं मिल रही। और तभी गड़गड़ की आवाज़ आई। ये AK-47 की आवाज़ थी। इस आवाज़ ने हमें हिलाकर रख दिया। सामने वाले के पास मशीन गन है और हमारे पास छोटी छोटी पिस्तौलें। वो 2 लोग हैं, वो आसानी से हमें मार देंगे। भागकर हम एक घर में छिप गए थे और सांप बनकर लेट गए, क्योंकि जो लेटा होता है उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती। लेकिन सामने वाले भी कमीने थे। दूर से देख लिया था हमें, हम किस घर में छिपे हैं। हम चारों के पास पिस्तौलें थी और इससे पहले ऐसा मुकाबला कभी नहीं हुआ। हम जानते थे यहाँ हम फंस चुके हैं। आखिर मशीन गन वालों से पिस्तौलें वाले कैसे मुकाबला करेंगे? वहाँ हम लेट चुके थे ताकि पैरों की आवाज़ ना आए, लेकिन वो कमीने भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, ऊपर आने लगे।
अब वो दोनों इकट्ठे आए थे, हम 4 पिस्तौल वाले और वो 2 मशीन गन वाले। वो हमें निपटा देना चाहते थे। और यहाँ पर हमारा वो दोस्त जो खुद नहीं बोलता, वो किसी और को इस गेम में बोलने भी नहीं देता, स्टन ग्रेनेड फेंक दिया था उसने, जिससे सामने वाला कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है। वो स्टन ग्रेनेड भी सीढ़ियों पर फेंका था और सामने 2 अंधे प्लेयर जो हवा में गोलियां चलाए जा रहे। अब हमने अपनी उन 4 पिस्तौलों से दोनों को वहीं पर मार कर रख दी। पहले दोनों घुटनों पर आए और उसके बाद हम पिस्तौलें चलाते रहे, गोलियां चलाते रहे। वो दोनों मारे गए। उसके बाद लूटने की होड़ थी। जब कोई मर जाता है तो उसकी पेटी बन जाती है। उस पेटी के अंदर उसका लूटा हुआ सारा सामान होता है और हम चारों वो लूटना चाहते थे। वहाँ 2 मशीन गन थी उन दोनों के पास और हम 4 थे और यहाँ होड़ मची थी कि मशीन गन ले लें। अब कोई दूसरा मरता है तो मरे, खुद को बचाने की होड़ थी। तभी मैं एक लीडर की तरह कहने लगा, रुको, देखो, जो सबसे अच्छा खेलता है सबसे पहले मशीन गन वो लेगा, क्योंकि देखो हम इकट्ठे जीत सकते हैं, अकेले अकेले नहीं जीत सकते। वो गेम अलग थी जब हम अपनी मर्जी से खेलते थे। यहाँ पर हमें एक दूसरे को बचाना है, तो आगे आओ, वो जो अच्छा खेलते हैं और बाकी पीछे रहो। चारों आगे आ गए थे हम और मैं भी लूटने में लगा था। भले ही मैंने उन्हें ये कहा था मोटिवेट करने के लिए, लेकिन मरना कौन चाहता है। वो मशीन गन मुझे चाहिए थी, भले ही मैं अच्छा नहीं खेलता। हम लूटे, किसी के पास वो गोलियां थी, किसी के पास बंदूकें। जिनके पास बंदूकें उनके पास गोलियां नहीं, जिनके पास गोलियां उनके पास बंदूकें नहीं। हम चारों एक दूसरे से बांटना भी नहीं चाहते थे। इसके बाद 2 ही तो पैराशूट थे और कोई यहाँ नहीं आया। हमें जल्दी जल्दी लूटना होगा। हम और घरों में लूटने के लिए लग गए। अब ठीक ठाक बंदूकें मिल रही थी हमें। सबके पास AK-47 और M4 आ चुकी थी। मेरा एक दोस्त जो अब भी कह रहा था उसे अच्छी बंदूक चाहिए, उसके पास अच्छी बंदूकें थी, फिर भी वो भिखमंगा अच्छी बंदूकें मांगता ही रहता है। उसे चाहिए थी स्नाइपर राइफल, ताकि वो किसी के पास ना जाए और दूर से मारता रहे। यहाँ गेम में हमें इकट्ठा रहना होगा, लेकिन लूटने में सब दूर दूर निकल गए थे। इसके बाद मेरी आंखों के सामने एक स्नाइपर राइफल आ गई। ये थी VSS। ये ऐसी चिटकवरी बंदूक थी कि जिससे गोलियां बहुत धीमी निकलती थी, आवाज़ बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन सामने वाले के पास बड़ी बंदूक हो तो ये कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि छिपकर मारे जाओ, आवाज़ तो आएगी नहीं। उसके बाद अगर सामने वाला मारने के लिए आए तो भाग जाओ। अब ऐसा ही करना होगा। अब पूरे झरखी में हमने लूट मचा कर रख दी थी। हर तरह का सामान, वो दारू की बोतलें जो जलाने के काम आती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो पीने के काम आती हैं, जिससे एनर्जी बढ़ती है। कभी कभी उन घरों के ऊपर से छलांगे लगा रहे थे, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती। मरने नहीं चाहते थे हम, इसलिए वो छोटी छोटी बोतलें हमें पीनी पड़ती। वहाँ दवाइयों की डिब्बियाँ भी मिलती हैं, जिससे ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है। वो फर्स्ट एड किट भी मिलती है। हर चीज़ बैग में भर ली थी, फुल कर ली थे हमने अपने बैग। उसके बाद हमें आगे गाड़ी मिली और गाड़ी में बैठकर मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे गैंगस्टर हों। लेकिन मैंने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। गेम में नहीं है हम, मरे तो असल में मरेंगे, जीतनी होगी गेम। अमूमन हम क्या करते हैं, हम ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, उसके बाद आतंक मचा कर रख देते हैं। हम ऐसे मारते हैं जैसे हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। फिर भी हम बस 1-1, 2-2 किल ही कर पाते हैं। इस तरह कभी कभी गेम जीतते हैं, लेकिन रहते निडर हैं, भले ही बार बार मरते रहते हैं। इस बार नहीं मरना था। मैंने अपने दोस्तों को कहा था, ये गाड़ी कौन चला रहा है, गोरगोपोल की तरफ कौन जा रहा है। गोरगोपोल उसे कहा जाता है जहाँ पर एक तरफ घर हैं और एक तरफ कंटेनर। अमूमन लोग उसे जॉर्ज पोल कहते हैं, लेकिन हम गोरगोपोल कहते हैं। और राजेश ने वहाँ गाड़ी रोक कर कहा था, जीतेंगे तभी जब बाकियों को मारेंगे। 80 लोग रह चुके हैं, देखो आपस में वो लड़ रहे होंगे, बच बच कर हम जीत नहीं सकते। अंत में सबसे तगड़े हमारे सामने आएंगे। हमें ऐसा करना होगा, कहीं छिप जाते हैं, सामने जो लोग नज़र आ रहे होंगे इकट्ठे उन्हें मारेंगे। अब तगड़े वालों का शिकार पहले करना होगा ताकि अंत में जीत आसानी से हो। उसकी बात में दम था।
हमारे अंदर जोश भर चुका था, लेकिन फिर भी हम गोरगोपोल नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोरगोपोल के पास की पहाड़ियाँ, वहाँ से कंटेनर भी साफ साफ दिखते हैं और दूर दूर से मारने में मज़ा भी बहुत आता है। सामने वाला अगर गोली चलानी शुरू कर दे, पहाड़ियों के पीछे छिप जाओ, लेकिन वहाँ पर तो लड़ाई चल रही होती है, कोई हमें मारेगा या दूसरे से बचेगा। उन पहाड़ियों पर चढ़कर हमने भी निशाने लगाने शुरू कर दिए थे। 2 आदमियों को मैंने मारा और 2 को रमेश ने मारा। बाकियों ने तो बेवजह ही गोलियां खत्म की और कहने लगे गोलियां कम रह गई हैं, बेवजह चला क्यों रहे हो। लेकिन हमारी गोलियों की आवाज़ सुनकर पता नहीं कहाँ से एक स्क्वाड हमारे पीछे लग गया। गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी हमें और उसके बाद हमने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। सामने से मुकाबला हम नहीं कर पाते, हम तो छिप छिप कर मारते हैं, लेकिन वो हमारे पीछे पड़ गए थे और गोलियों की बरसात हमारी गाड़ी पर हो रही थी। वो ऐसे पीछे पड़े थे जैसे हम चारों को मार देंगे। प्रो प्लेयर्स लग रहे थे, ऐसे प्लेयर्स जो अकेला ही 4-4 को मार देता है, और वो 4 के 4 थे। ऐसे चारों को हम संभाल नहीं सकते, लेकिन गाड़ी रमेश एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां कोई सोच ही नहीं सकता था कि जाना चाहिए। सामने आती है शूटिंग रेंज, बिल्कुल जैसे असली शूटिंग रेंज होती है वैसी ही वहां पर भी बनी हुई है। वहां आगे घास बहुत ज़्यादा है और यहीं उन सांपों का घर है। सांप उन्हें कहा जाता है जो खड़े होकर या बैठकर नहीं बल्कि लेट कर खेलते हैं। घास इतनी ऊंची होती है कि लेटा हुआ दिखता ही नहीं, और 4 प्रो प्लेयर्स सांपों से बच नहीं सकते भैया। एक घर के पीछे गाड़ी लगाई और बन गए हम चारों सांप। हमें डर था, वो 4 हम 4, मुकाबला बराबरी का है। उन्हें ज़्यादा अच्छा खेलना आता है, जैसे वो पीछा कर रहे हैं हम सबको मार देंगे। हम किसी एक दोस्त को खोना नहीं चाहते, फिर भी चारों सांप बने अलग अलग दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। और सामने वाले को हराने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, भले ही आपको वो खेलना आए या ना आए, उसे नज़र मत आओ, उसकी सोच से दूर निकल जाओ। हम सांप बनकर इस तरह घास में लपटते लपटते पीछे फैल चुके थे। उन्हें लगा हम घर में हैं, हम तो घास में लिपटे हुए थे। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर हमला किया, हम मिले नहीं। वहाँ वो घर से बाहर निकले और चारों सांप टूट पड़े। उन्हें हम नज़र नहीं आ रहे थे और हमें वो चारों नज़र आ रहे थे। एक आदमी उन्हें नॉकआउट करता और दूसरा उसे पूरा किल कर देता। एक नॉकआउट करता, दूसरा पूरा किल कर देता। एक आदमी पीछे छिप गया था, उसे लगा मैं भी मरूंगा। अब हमें हिम्मत बढ़ गई। 4 एक तरफ, वो अकेला एक तरफ। 3 साथी उसने खो दिए थे और मेरे 2 दोस्त पागलों की तरह छलांगे लगाते हुए मैं मारूंगा कहते हुए आगे बढ़े और उसने दोनों को नॉकआउट कर दिया। आंखों के सामने मेरे आंसू छलक पड़े थे। 2 साथी मरने वाले थे मेरे, और इस गेम में शायद अगर वो मरते, पक्का मर जाते। मुझे नहीं पता गेम जीतने पर हम बाहर निकलेंगे या जिंदा बचने पर, लेकिन अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकते थे हम। वो नॉकआउट हुए तभी रमेश भले ही गूंगा है, दिमाग बहुत तेज चलता है। कब उसने ग्रेनेड उस घर के पीछे फेंका पता नहीं चला, और उस अकेले का भी धुआं धुआं निकल गया। चारों को मार दिया था हमने और हर किसी को एक एक किल मिल गई थी। इसके बाद हमने अपने साथियों को रिवाइव किया और गाड़ी लेकर निकल पड़े फिर से एक वीरान जगह की ओर। अब सिर्फ 60 लोग बचे थे और सर्कल भी काफ़ी छोटा हो चुका था। उस सर्कल के बाहर नीला नीला एरिया होता है। अगर आप सर्कल के बाहर हैं तो आपकी एनर्जी अपने आप कम होती जाएगी, हेल्थ धीरे धीरे घटती जाएगी, और जितना छोटा सर्कल होगा उसके बाहर वाला नीला एरिया ज़्यादा हेल्थ खाता है। अभी तो सर्कल बड़ा था, बड़े एरिए में हम घूम सकते थे। 60 लोग अभी भी बचे थे, लेकिन हमें छिपते छिपाते रहना था। अभी हमारे 2 लोग नॉकआउट हो गए थे। वो तो रमेश ने हमें बचा लिया, वरना वो अकेला हम चारों को खा जाता, और उसे तो बेचारे को पता तक नहीं चलता वो असल में हमें मार गया। इसके बाद की जगह थी स्टेलबर। ये एक ऐसी पहाड़ी है जो ऊपर से जैसे कटी हुई है। सबसे ऊंची जगह है ये। यहाँ पर चुपचाप छिप जाओ, दूर दूर घर हैं, लूटने कोई आता नहीं, यहाँ कौन आएगा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे घास में सांप बन गए थे। अगर कोई आया भी तो सांपों से काटा जाएगा।
इस तरह वहाँ इंतज़ार किया अगले सर्कल का हमने। पास में ही एक ड्रॉप गिरा था और ड्रॉप की बात बताऊं तो पता नहीं क्यों ऊपर से जहाज़ निकलते रहते हैं, वो ड्रॉप छोड़कर जाते हैं और पैराशूट से वो बड़ा सा डिब्बा फेंक जाते हैं। जब वो डिब्बा नीचे पहुंचता है लाल रंग का धुआं निकलता है उसके ऊपर से और उस बड़े से क्रेट में होती है काफ़ी बढ़िया बढ़िया गन्स, बड़े बड़े हथियार, और उसे लूटने के लिए प्रो प्लेयर्स आते हैं। हमारे जैसे तो बस मरने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वो क्रेट हमारे पास गिरा था इसलिए हमारी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, बस सांप बने इंतज़ार करते रहे कोई आ ना जाए। अगर आए तो लूट कर चला जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे कौन से बाप का माल है। लेकिन उस ड्रॉप को कोई लूटने नहीं आया और मैं भाग कर उसे लूटने के लिए चला गया। उसमें मुझे मिली AWM गन। ये सबसे तगड़ी स्नाइपर राइफल होती है, लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं था, यानी कि दूरबीन। अब स्नाइपर राइफल से आप गोली तभी मारेंगे ना जब लंबी दूरबीन लगी हो। पास में देखकर स्नाइपर राइफल थोड़े ना चलाई जाती है जिसमें सिर्फ एक एक गोली निकले, सामने वाला तो तड़तड़ाती गोलियों से भून कर रख देना। इस तरह वो गन मैंने ले ली। मेरे साथी कहे जा रहे थे मुझे दे दे, मैं ज़्यादा अच्छा स्नाइपर हूँ। मैंने कहा नहीं, ये मैं ही रखूँगा। इस तरह अब स्टेलबर में काफ़ी अच्छा समय बीता हमारा। बहुत समय वहाँ बिताने के बाद 35 लोग बचे थे और हम तो सिर्फ छिपते छिपाते बस आगे बढ़ना चाहते थे। अब ये सर्कल यहाँ से आगे निकल गया था, हमें सेफ जोन में जाना था। सेफ जोन यानी कि नीले हिस्से का बाहरी पास, सेफ जोन यानी कि सर्कल का बीच का हिस्सा, नीले के अंदर वाला। अब नीले में नहीं रहना, वो नीली नीली लाइन धीरे धीरे सर्कल के बाहर तक फैल जाती है और हमें जल्दी से अब आगे पहुंचना था। जैसे ही हम गाड़ी में बैठकर वहां से निकलना शुरू हो गए, उसके बाद आता है यासनाया पोलियाना। पता नहीं सही से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ। एक तरफ घर ही घर है, बीच में सड़क, दूसरी तरफ घर। अब इतने ज़्यादा घर कि हमें डर लग रहा था यहीं पर कब्रिस्तान बन जाएगा और हम अपनी कब्रें ढूंढ तक नहीं पाएंगे गेम में। हम गाड़ी लेकर उसके पास से गुजरे और कई कमीने होते हैं, दूर से गाड़ी दिख जाए गोलियों की भरमार कर देते हैं। हमारा तो असली खून निकलेगा, वो तो झूठी गोलियां मार रहे हैं। हमारी इस गाड़ी को छलनी करके रख दिया था। धुआं धुआं गाड़ी, आध फटी सी ये गाड़ी लेकर हम वहाँ से निकल पड़े। वहाँ एक मेंशन आती है, यानी कि एक बड़ा सा महल नुमा घर। वहाँ पर भी लोग होते हैं, अमूमन वहाँ हम कम ही जाते हैं, मिलता कुछ नहीं, फालतू में मारे जाते हैं। उसके पास से गाड़ी निकाल रहे थे दो कमीने, एक घर के अंदर से हम पर गोलियां चलाने लगे। अब धुआं निकल रही गाड़ी पर अगर कोई गोली चलाएगा तो आग निकलना शुरू हो जाती है और उसके बाद आता है अंत, यानी कि धमाका। हमारी गाड़ी को आग लग चुकी थी और दूर से हम एक एक गोली खुद पर झेल रहे थे। तभी रमेश ने इस तरह से सांपनुमा गाड़ी चलाना शुरू कर दी जैसे लहरा रहा हो। गोलियों से तो हम बच गए, लेकिन आगे वाले एक घरों के पास हमने गाड़ी लगा दी। उस गाड़ी से उतरना था क्योंकि वो तो फटने वाली थी, हमें एक और गाड़ी लेनी थी। अब चारों भिखारियों की तरह आगे बढ़ रहे थे गाड़ी ढूंढने के लिए। कोई गाड़ी नहीं मिल रही और कभी इधर से गोली चलने की आवाज़ आती, कभी उधर से। ये बॉट के गोलियों की आवाज़ थी। अब आपको बताता हूँ बॉट कौन है। असली जो यहाँ खेल रहे हैं वो तो बड़े दिमाग से खेलेंगे। अब यहाँ 5 से 10 बॉट होते हैं जो कंप्यूटर चला रहा होता है, बड़े घटिया खेलते हैं। गोली चलाने के तरीके से पता चल जाता है बॉट है, उसे मारने के लिए होड़ लग जाती है, आसान किल मिलती है ना। लेकिन कुछ लोग शातिर होते हैं, बॉट की तरह झूठी गोलियां मारते हैं। जब वहाँ जाओ तो लाशें बिछा देते हैं। हम फंसना नहीं चाहते थे, हमें तो जिंदा बचना है ना। एक एक गोली से हम डर जाते और सांप की तरह घास में लेट जाते। इस तरह वहाँ से बचते बचते आगे गाड़ी मिली थी। जैसे गाड़ी मिली तभी पास से गोलियां चलनी शुरू हो गई। हमने गाड़ी वो भगाई, हमें जिंदा बचना था। भगाते भगाते गाड़ी, हमें पता चला सर्कल तो काफ़ी आगे बना हुआ है, चलो उस तरफ चलते हैं। हमने गाड़ी भगाई और अब आगे एक ब्रिज था। अब ब्रिज से हमें दूसरी तरफ जाना था, यानी कि मिलिट्री बेस में। लेकिन यहाँ भी एक परेशानी है, आसपास से गोलियों की आवाज़ें आ रही थी और सामने हमें ब्रिज नज़र आ रहा था। हम तो एक घर में छिप गए।
अभी लोग बचे थे 25 और मिलिट्री बेस में जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है या दूसरे ब्रिज का। अब दूसरा जो एरिया था वो नीले में आता था, यानी वहाँ जाकर हेल्थ घटेगी। अब जाना तो इसी तरफ से पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिज कैंप था। ब्रिज कैंप यानी कि कई लोग कमीने किसी को निकलने नहीं देते। छोटा सा संकरा रास्ता है ये ब्रिज, और वहीं पर बंदूकें लेकर छिप जाते हैं, बिल्कुल गोरिल्ला वारफेयर की तरह। पास से गाड़ी निकले और टूट पड़ते हैं। हम भी यहाँ से निकले तो हमें भी मार देंगे। अब क्या करें, हम चारों का ये सवाल था। 3 तो मुंह से बोलकर पूछ रहे थे, एक गूंगा उंगलियां हमारी आंखों में मारे जा रहा। पता नहीं कौन से हनी सिंह के गाने सुने थे जो ऐसी उंगलियां चलानी शुरू कर दी थी उसने। डर का माहौल था, मौत नजर आ रही थी। भले ही आपको ये मजाकिया लग रहा हो, लेकिन वहां पड़ी एक गोली हमारी हेल्थ कम कर देती। और दूर दूर कई स्नाइपर थे जो हमें खिड़की से बाहर देखने भी नहीं दे रहे थे। कभी कहीं से कोई गोली मारता और हेल्थ बिल्कुल नीचे पहुंच जाती, कभी किधर से गोली पड़ती। हम घर में भी सांप की तरह लेटे हुए थे ताकि कोई गोली ना मार दे। और यहाँ भी डर होता है, कोई घर के अंदर ग्रेनेड ना फेंक दे, सब के सब मारे जाएंगे। अब हमें ब्रिज तो क्रॉस करना ही था और दूसरी तरफ जाने का और कोई रास्ता नहीं था। समंदर के जरिए जाते तो भी बहुत मुश्किल थी। आगे कोई मिल गया तो समंदर के पानी में ही मार देगा, और पानी में हम गोली नहीं चला सकते, ये गेम की रिस्ट्रिक्शन है। इसलिए हम चारों उस ब्रिज के इस तरफ खड़े होकर देख रहे थे कैसे ब्रिज कैंप कर रहे वो 4 लोग गोलियां चला रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे गोलियां चला रहे थे जैसे प्रो प्लेयर्स हों। 2 लोग बग्गी से इस तरफ आए थे और दूर से ही उन्होंने स्नाइपर राइफल से हेडशॉट लगा दिया था। अब चलती गाड़ी में अगर कोई गोली चला सकता है, इसका मतलब वो प्रो प्लेयर है, और इनका सामना सामने से हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या करें? तभी रमेश ने इशारा किया, वो पानी में कूद गया। अब पानी से कूदकर वो नीचे नीचे से उस तरफ जा रहा था और हमें लगा ये मारा जाएगा, लेकिन हम भी ब्रिज पर खड़े हो गए, उन पर गोलियां चलाने लगे। और उनका एक स्नाइपर काफ़ी बढ़िया गोलियां चलाता था, उसका निशाना हर बार सही होता, हम बस मरते मरते बचते। किसी तरह से हमने उनका सामना किया और कुछ समय बाद रमेश उस ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच गया। अब जो सर्कल था वो मिलिट्री बेस में था और ये एरिया सर्कल में नहीं था। जल्द ही वो नीले रंग की रोशनी इस तरफ आती, यानी कि हम सर्कल के बाहर हैं और हमारी हेल्थ घटनी शुरू हो जाती। उससे पहले उल्टी तरफ से रमेश ने 2 लोगों को नॉकआउट कर दिया था, जिसमें से एक वो स्नाइपर राइफल था। रामायण में कैसे विभीषण की जानकारी से रावण हारा था, उसी तरह से रमेश अब उल्टी जगह पर था। जहाँ से वो गोलियां चला रहे थे वो उससे भी पीछे था। अब ना तो वो इस तरफ आ सकते थे क्योंकि हम यहाँ से गोलियां चलाकर मार देते, रमेश पीछे से गोली चला रहा था, उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं, और वहीं चारों को भून कर रख दिया। प्रो प्लेयर्स भी हारते हैं अगर आपकी तकनीक ज़्यादा अच्छी हो। बड़ी मुश्किल से हमने ब्रिज क्रॉस किया और अभी 15 लोग बचे थे। वो सर्कल छोटा हो रहा था और हम जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकले और हम मिलिट्री बेस की उस पहाड़ी पर लेट चुके थे। 15 लोग हैं, यानी कि प्रो प्लेयर्स। अब इन्हें मारना ही होगा वरना हम फंसे। अब आधा काम तो हमारे दुश्मन ही कर रहे थे। नीचे जंग छिड़ी हुई थी। उन 3-4 घरों में ऐसे गोलियां चल रही थी जैसे 2 स्क्वाड भिड़ रहे हों और दोनों ही तगड़े हों। इन गोलियों की बरसात में जैसे कुल 7 लोग मारे गए थे। यकीनन 4 तो एक तरफ के, 3 एक तरफ के, और उस घर के पीछे से भागता हुआ एक, यानी कि उनका सिर्फ एक बच पाया, जिसे मैंने दूर से ही उस स्नाइपर राइफल से मार दिया था। पता नहीं भगवान का कर्म मुझ पर कैसे हो गया। भागते हुए आदमी के सर पर गोली लगाना एक मुश्किल भरा काम होता है, और हमारे जैसे नए खेलने वालों के लिए और भी मुश्किल भरा। पता नहीं कैसे वो निशाना लग गया, और यहाँ बहुत कम लोग बचे थे। 7 लोग दिखाए जा रहे थे, यानी कि 4 हम बचे हैं और 3 और बचे हैं। अब हम सब में हिम्मत बढ़ गई थी, यानी कि अगर 3 के 3 एक तरफ भी हुए फिर भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम 4 हैं, लेकिन अगर वो तीनों प्रो हुए, यानी कि प्रोफेशनल, फिर हम गए। हमें अब ध्यान रखना होगा।
इलाका काफ़ी बड़ा था, अभी बहुत छोटा नहीं हुआ था और हम उन पहाड़ियों के ऊपर लेटे हुए थे। देख रहे थे कहीं कोई नज़र आ जाए तो दूर से ही मार दे, सामने मुकाबला नहीं करेंगे ताकि गोली नहीं पड़ेगी। सर्कल छोटा होता रहा, कोई गोली की आवाज़ नहीं। वो 3 के 3 कहाँ थे हमें नहीं पता, लेकिन तभी मिलिट्री बेस में बिल्कुल बीच में सर्कल बना और हमें यह पहाड़ियाँ छोड़नी पड़ी। ऊंचाई का फ़ायदा अब नहीं रहा था, अब घास के मैदान में टूटी फूटी जगह पर मुकाबला करना था। वहाँ 3 घर हैं और हमें लगा उन घरों में चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही घरों में पहुँचे कदमों की वो आवाज़ें आने लगीं, सामने पैरों के मार्क दिखने लगे थे और हमें लगा जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहीं पहुँच गए, ये कमीने यहीं छिप कर बैठे हैं। और हमारे पैरों की आवाज़ों ने जैसे उनकी हालत ख़राब कर दी और वो गोली चलाने लगे। गोलियां ऐसे चलने लगी कि एक आदमी मारा गया। शायद 2 एक घर में छिपकर बैठे थे और दोनों को पता नहीं, हमारे आने से डर गए और एक आदमी जब बाहर निकला उसे हम चानों ने भून कर रख दिया। अब आंखें खुल गई थी हमारी, यानी कि एक बचा है, हम ये गेम जीत सकते हैं। इस तरह हमने गाड़ी लेकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। यहाँ टूटी फूटी जगह है, गाड़ी कई बार फंस जाती है और हमें ऐसा लग रहा था ये गेम आसानी से जीत जाएंगे। मौत को मात दे दी थी हमने, लेकिन हमें नहीं पता था जो अकेला बचा है वो सबसे तगड़ा खिलाड़ी है। सामने मिलिट्री बेस में एक टावर सा बना हुआ है, इसे वॉच टावर भी कह सकते हैं, या एक ऐसी बिल्डिंग सी जिससे जहाज़ वालों को एक खास इंस्ट्रक्शन दी जाती है रेडियो सिग्नल द्वारा। और वहाँ जब गाड़ी पहुँची तड़तड़ाती हुई गोलियाँ ऊपर से बरसने लगी और हमें पता चल गया जो आखिरी है वो कहाँ छिपा हुआ है, इसे दूर से ठोकते हैं। पास से हम निकले, अब वो ऊपर से गोलियां चलाता जा रहा था। हमारी हेल्थ बहुत कम की, लेकिन कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ। सामने एक खास जगह थी, छोटी पहाड़ी बंकर जैसी बनी हुई, वहाँ पर जाकर हम रुक गए। अब एक एक कोने से अपनी मुंडी निकाल कर निशाना लगा रहे और सामने वाला वो प्रो प्लेयर, उसका स्नाइपर का एक्सपीरियंस बहुत होगा कि हमारी ज़रा सी मुंडी निकलती वो नॉकआउट कर देता। पहले रमेश हुआ जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था, फिर मैं हुआ जिसके पास AWM सबसे तगड़ी स्नाइपर राइफल थी, और उसके बाद हमारा तीसरा आदमी, और हम बस एक दूसरे को रिवाइव करते रहे। ना हम उसके पास जा रहे थे ना वो आ रहा था, उसे पता था पहले दूर से मारना है। हम अपनी गलती महसूस कर ही नहीं पाए कि हेल्थ को रिवाइव करने के लिए फर्स्ट एड किट लगती है, और हम सिर्फ 1-1, 2-2 ही रखे हुए थे और उसने मुंडियाँ उड़ाकर हमें इतनी बार नॉकआउट किया, सबकी हेल्थ किट गायब हो चुकी थी। अब हम बैंडेड लगा लगा कर अपनी हेल्थ बढ़ा रहे थे और हम वो कोल्ड ड्रिंक पी पी कर हेल्थ बढ़ा रहे थे। हमें लगा मुंडी नहीं निकालेंगे, उसे करीब से मारेंगे। इंतज़ार करते हैं क्या यहाँ पर सर्कल बनता है या उसकी तरफ। समय बहुत कम बचा था। अब जिस पर सर्कल बनेगा उसको तो फ़ायदा है, जिस पर नहीं बना उसे दूर से उसके करीब जाना होगा, और यहाँ भागते हुए ही मरने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। उसे पता है हम किस दिशा से आ रहे हैं, तो गोलियों की बौछार पहले ही कर देगा वो। और बुरी किस्मत हमारे सामने आ गई। जैसे ही उसकी तरफ सर्कल बना, हमने गाड़ी उठाई और उसके करीब जाने लगे, और उसका निशाना बड़ा तगड़ा। स्नाइपर राइफल से बाहर निकलती गाड़ी में उसने रमेश को नॉकआउट किया, जिसका दिमाग सबसे तेज चलता था, और यहाँ समय कम था, सर्कल छोटा हो रहा था। उसने रमेश को पूरी तरह से नहीं मारा, बल्कि हम पर गोलियां चलाने लगा। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके टावर के करीब आई, उसने राज को भी नॉकआउट कर दिया। 2 साथी नॉकआउट थे जिसे रिवाइव नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो ऊपर से छलांग लगाकर हमें मार देता। हम जल्दी से उस टावर के अंदर घुस गए। हम 2 थे, वो अकेला। हम कमज़ोर, वो प्रोफेशनल। अब मुझे लगा कि हमला पहला हमें करना होगा। वो टावर के ऊपर था, नीचे आ सकता था, लेकिन उसने छलांग नहीं लगाई। मैंने वो दारू की बोतलें उठा रखी थी। 3 दारू की बोतलें हर बार मैं बैग में रखता हूँ। वो दारू की बोतलों में तेल भरा होता है, जहाँ पर मारो वहाँ आग लग जाती है। मैंने उस टावर के ऊपर आग ही आग कर दी थी और जलने की आवाज़ें आ रही थी। उसे भी नुकसान हुआ है
और हमें लगा नीचे से जाकर हमें हमला कर देना चाहिए। मैं और राजेश अब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे। जैसे ही राजेश सीढ़ियों पर चढ़ा, वो तैयार बैठा था कमीना। उसने राजेश को वही नॉकआउट कर दिया और मेरी हिम्मत टूट गई। मैं अकेला बचा था। हम तीनों नॉकआउट हो चुके थे और रमेश की हेल्थ तो बहुत कम थी। वो घिसट घिसट कर टावर के करीब आ रहा। अब एक एक का मुकाबला था और मैं वहीं सन्न था। ऊपर से इंजेक्शन लगाने की आवाज़ें। वो फर्स्ट एड किट यूज़ कर रहा था। उसकी जितनी हेल्थ गई थी उसने वापस ठीक कर ली थी और मैं बस सन्न। मैं अपने दोस्त को रिवाइव करने में लगा था और उसने ऊपर से छलांग लगाई। वो मुझे मारने के लिए भी आया था और मैं भागकर अब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। वो मेरे पीछे था और यहाँ बेवकूफ़ी वाले वो कदम शुरू कर दिए। मैंने BGMI में कई लड़कियों को देखा था। वो धुआं धुआं सा कर देती हैं। वो खुद भी नहीं देख पाती, किसी को देखने भी नहीं देती। अब ऐसे हालत में 50-50 हो जाता है। मैं कई स्मोक ग्रेनेड लेकर आया था। छत पर स्मोक ही स्मोक कर दी, सीढ़ियों पर स्मोक कर दी। अब वहाँ धुआं धुआं था जिसमें वो देख नहीं पा रहा था। उसने मेरे साथियों को भी अभी तक नहीं मारा था और रमेश आखिरी सांसें ले रहा था। वो गूंगा बोल तक नहीं सकता था, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था उसकी हेल्थ खत्म होने ही वाली है। ऊपर धुआं, नीचे धुआं, और इस धुएं में मेरे दोस्तों ने दिमाग लगा लिया। भले ही वो नॉकआउट थे, लेकिन रास्ता रोक सकते थे। सीढ़ियों पर उन्होंने उसे रोका और मैंने गोलियों की बौछार कर दी। उसे धुएं में पता ही नहीं था किस दिशा में गोली मारनी है और मैं ज़मीन पर लेटा हुआ उसी तरफ गोली मारे जा रहा था। इस तरह हम जीत पाए थे। मेरे साथी भी वहीं पर थे और तभी आंखों के सामने जैसे एक उजाला सा हुआ और तभी कान में पड़ा वो झांपड़ महसूस हुआ। अबे यहाँ क्या कर रहा है? साले नशेड़ी लगते हो तुम। एक पुलिस वाला वहाँ मुझे चमाट मार कर उठा रहा था। मैं और मेरे साथी जैसे नींद से उठ रहे थे। फोन हमारे हाथ में गेम जीती हुई दिखा रहा था। मेरे सारे साथी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उस पुलिस वाले ने एक और चमाट लगाई। निकलते हो यहाँ पे या नहीं? तुम बच्चे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। और हमने वहाँ पर भागना शुरू कर दिया। हम नहीं जानते कोई हमारी बात पर यकीन करेगा या नहीं। एक गेम के अंदर आखिर ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन कुछ तो है उन खंडहरों में जो भ्रम पैदा करता है। और जो बताया गया था, अगर हम हार जाते हमारे साथ क्या होता, शायद हम मारे जाते या वो भी एक भ्रम होता और हम इस तरह उठ जाते। बस हम खतरा मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ से घर की तरफ भागे थे। उसके बाद से हमने गेम खेलने के बारे में सोचा तक नहीं। हमारा RRR स्क्वाड अब टूट चुका है। हम दोस्त अब उस PUBG BGMI की बात तक नहीं करते और हमारा सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ होता है। मैं बस ये सोचता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? क्या आप जीत पाते हमारी तरह? हम तो छिप छिप कर जीत गए। क्या आपने वो गेम खेली है? क्या आप कभी उसमें फंसे हैं?